नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अपभ्रंश साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य का अध्ययन करेंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आपका जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड डीएसएसबी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपके टीजीटी में यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे दोस्तों। अभी आप लोग देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपका टीजीटी में 3 क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप लोग, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, किसे माना? स्वयंभू को। किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि 783 ईस्वी के आसपास स्वयंभू विद्यमान थे। ठीक है, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। किस परंपरा का? जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। उनकी जो शताब्दी है वो 8वीं शती है 783, और उन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने स्वीकार किया। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पयुमचर्यु, ठीक है, पयुमचर्यु, ऋठिणेमचर्यु, उसके बाद स्वयंभू छंद। ठीक है, ये 3 रचनाएं बताए जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का। दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। दोस्तों, क्या कहा? देसी भाषा कहा। और स्वयंभू के पयुमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। जो पयुमचर्यु था वह अधूरा छूट गया था, तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने उसे पूरा किया। अब जो पयुमचर्यु है उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें राम का चरित्र का विस्तार से वर्णित है। राम का जो चरित्र है, राम से संबंधित यह ग्रंथ है दोस्तों, पयुमचर्यु। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ साहित्य शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को, ये भी आपके क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। दोस्तों, ये आपके टीजीटी में आ चुका है दोस्तों, अभी 2021 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 9वीं शती में माना जाता है। पुष्य या पुंड को किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में माना। दोस्तों, यह क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्य दंत का आविर्भाव 972 ईस्वी अर्थात 10वीं शती में माना जाता है, हुआ है। ठीक है, सर्वमान्य यानी सभी लोगों ने माना है। ठीक है, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने उन्हें 9वीं शती में बताया है। पुष्य दंत की प्रमुख रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक है, जिसे महापुराण भी कहा जाता है दोस्तों। रय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, रचनाएं याद कर लीजिएगा, पुष्य दंत की रचनाएं। पुष्य दंत की 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। किसे महापुराण के नाम से जाना जाता है? तो पुष्य दंत की रचना 63 महापुरुष गुणालंकार को जाना जाता है। महापुराण में 63 पुरुषों का, कितने पुरुषों का? 63 लिखा है ना, 63 यानी 63 महापुरुष यानी महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है दोस्तों। क्या वर्णित है? जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्य दंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का प्रयोग किया। किस छंद का प्रयोग किया? तो चौपाई छंद का प्रयोग किया दोस्तों। किसने? पुष्य दंत ने अपनी रचनाओं में। पुष्य दंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई मात्राओं का छंद है।
ठीक है। अपभ्रंश में जो अवहट में चौपई का प्रयोग हुआ वह वर्तमान में चौपाई हो गया। जो उस समय मात्राएं उसमें थी 15 थी और वर्तमान में चौपाई में 16 मात्राएं हैं दोस्तों, ठीक है। 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं दोस्तों। शिव सिंह पुष्य दंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। भवभूत किसे कहा जाता है हिंदी का? तो पुष्य दंत को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? पुष्य दंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत को भाखा की जड़ कहा दोस्तों। क्या कहा? पुष्य दंत को जो भवभूत कहा जाता है, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में उन्हें भाषा की जड़ कहा दोस्तों। किसे? पुष्य कवि को, पुष्य दंत को, ठीक है, भाषा की जड़ कहा। पुष्य दंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, जो पुष्य दंत कवि हैं वो स्वयं को कहते हैं मैं अभिमान मेरु हूँ, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ये सभी उपनाम हैं दोस्तों, किसके हैं? पुष्य दंत के हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। आदि उपाधियों से विभूषित किया। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्य दंत हैं। किसने माना? हरिसेन ने दोस्तों। अपभ्रंश उनकी जो रचना है धम्म परीक्षा, उसमें अपभ्रंश के 3 कवि माने, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्य दंत हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पगडंडी पद्धड़ियां बंध का प्रवर्तक माना दोस्तों, ठीक है, प्रवर्तक माना तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है, ठीक है, 16 मात्रा का मात्रिक छंद है पद्धरि। और इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, पद्धड़िया बंध कहा जाता है। पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कड़ के महामात्य भीम के सभापति कवि थे। कौन थे? पुष्यदंत, ठीक है। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। कौन? धनपाल। किसके? मुंज के, ठीक है। मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसे? धनपाल को दोस्तों। किसे दी थी? धनपाल को। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। और धनपाल का जो समय है वह 10वीं सदी है दोस्तों। कितना है? 10वीं सदी है। और 12वीं शताब्दी में जीन दत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन राज काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, ठीक है। 1114 में लिखित जीन दत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? उपदेश रसायन रास को। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है दोस्तों। क्या है? रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है दोस्तों। अब भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो श्री शालिभद्र सूरी हैं दोस्तों। कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। और यह कब लिखा गया था? तो 1184 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। शालिभद्र सूरी हिंदी में, ठीक है। वहाँ आपका था अपभ्रंश में प्रथम रास काव्य था। और रास काव्य परंपरा हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्र सूरी को जाता है दोस्तों। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला है। कितने पदों का नृत्य गीत रासलीला है? 80 पदों का दोस्तों। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्म से इतर दोस्तों। किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने। और क्या लिखा? संदेश रासक दोस्तों। क्या लिखा? संदेश रासक। और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है, वह क्या है? संदेश रासक है दोस्तों, देसी भाषा में। और किसी दूसरे मुसलमान द्वारा लिखित, ठीक है, किसी मुसलमान द्वारा देसी भाषा में लिखित यह प्रथम ग्रंथ है संदेश रासक, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है दोस्तों। संदेश रासक
एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है दोस्तों। कहाँ की? विक्रमपुर की। विक्रमपुर स्थान का नाम है। वहाँ की एक वियोगिनी की जो विरह व्यथा में व्याकुल है, उसके कथा का वर्णन है दोस्तों। किसमें? संदेश रासक में। संदेश रासक में उस कथा का वर्णन है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना दोस्तों। किसका? संदेश रासक का। मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कौन? राम सिंह जैन साहित्य में। राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। राम सिंह से जैसे लग रहा है कि आधुनिक युग के कवि हैं दोस्तों, लेकिन यह जैन साहित्य के कवि हैं। और डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। कौन मानते हैं? हीरालाल मुनि दोस्तों। आप सबको याद करना है कौन मानता है, उसका सन क्या है, यह उनकी रचना क्या है, उनका समय क्या था, तो यह सब आपको याद करना पड़ेगा। तब आपको परफेक्ट तैयारी आपकी होगी और आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। मुनिराम सिंह की जो रचना है पाहुड़ दोहा है दोस्तों। पाहुड़ दोहा यह बहुत प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। और किसकी है? तो मुनि राम सिंह की है। और ये किस साहित्य की रचना है? तो जैन साहित्य की रचना है पाहुड़ दोहा दोस्तों। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके अभी टीजीटी में आया हुआ था दोस्तों, यह टीजीटी में आया हुआ था। और यहाँ तो ये जोइंदू से माना जाता है दोस्तों। और जोइंदू को ही अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका टीजीटी 2021 में, ठीक है। जोइंदू से माना जाता है और वहाँ पे ऑप्शन जोइंदू आपका था। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की। 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्मा प्रकाश और योगसार। जोइंदू की जो रचना क्या है? परमात्मा प्रकाश और योगसार। जॉर्ज गैसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया? तो 9 कवियों को शामिल किया। और पुष्यदंत कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, सारंगधर और जोधराज, ठीक है। यह आपके 9 कवि हैं दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया दोस्तों। कितने कवियों को? 19 कवियों को। और उनका जो काल था आरंभिक काल, आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल। वहाँ पर दिया हुआ था इससे पहले प्रारंभिक काल, तो वहाँ हम लोगों को इंडिकेट किए थे कि आप लोग इसे अगर ऑप्शन में देता है कि आरंभिक काल देता है और पूछता है कि इसके मानने वाले कौन है, प्रसूता कौन है, तो वहाँ आप लोग लगाएंगे मिश्र बंधु। लेकिन अगर प्रारंभिक काल देता है तो वहाँ पर आप लगाएंगे गणपत चंद्र गुप्त को दोस्तों, ठीक है। तो जो 19 कवि हैं दोस्तों, इसे देखिए। पुष्य या पुंड रचना अज्ञात है, 770 विक्रम संवत माना। अज्ञात कवि खुमान रासो 890, नंद कवि 1137, मसऊ 1180, कुतुबन अली 1180, साइदान चारण संवत्सर 1191, अकरम फैज वड़माल 1205 से 58 तक, 1258 विक्रम संवत तक। चंद पृथ्वीराज रासो अर्थात चंद्र अर्थात चंद्रवरदायी 1225 से 1249 विक्रम संवत तक दोस्तों। केदार कवि जिसे माना उन्होंने, केदार कवि केदार जगनिक आल्हा खंड है दोस्तों, ठीक है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। बादरवेणी का 1225, जलहर अज्ञात है। भूपति भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रम संवत। नरपति नाल विशल देवरासो को सिंगारिक काव्य भी कहा जाता है दोस्तों, 1354। नल सिंह विजयपाल रासो, ठीक है, 1355। सारंगधर हमीर काव्य 1357। मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी। किसकी? नूकर चंदा की प्रेम कहानी मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। और इनकी एक और रचना है, उसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी रचना है।
ठीक है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की एक और रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, उसे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के हैं और इनके 40 ग्रंथ हैं और 1407 विक्रम संवत है। यहाँ मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को माना। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। कितनी पहुंचा दी दोस्तों? 75। और प्रथम वाले में कितना था? 19 दोस्तों, कितना? 19। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया। किसमें विभक्त किया? 2 वर्गों में विभक्त किया। अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाएं। ठीक है, अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाएं दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। निम्नांकित नीचे दिए गए हैं, और कितनी रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया? 12। जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। और देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो। ठीक है दोस्तों, परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आला खंड है। आला खंड का मूल रूप दोस्तों खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली दोस्तों। विद्यापति एक ऐसे हैं जो देश भाषा में भी रचना किए और अपभ्रंश में भी रचना किए दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कितने कवियों को शामिल किया? 9 कवियों को शामिल किया। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद। हेमचंद को अपभ्रंश का पाणी भी कहा जाता है दोस्तों। और वह किसके दरबार में रहते थे? तो सोलंकी राजा, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। ठीक है, राजा जयसिंह के दरबार में वह रहते थे। आचार्य के व्याकरण नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। ठीक है, हेमचंद शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो सिद्ध हेमचंद है। और इन्हें व्याकरण जो इनकी रचना है दोस्तों। और हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। ठीक है, किसका? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश सिद्ध हेमचंद नामक रचना में किया गया। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, हेमचंद कैसे आचार्य थे? जैन आचार्य थे। और इनका जन्म 1088 ईस्वी के आसपास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 1088 ईस्वी। हेमचंद की अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देसी नाम माला कोश है दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हेमचंद को प्राकृत का पाणी माना जाता है। हेमचंद को क्या माना जाता है? प्राकृत भाषा का पाणी माना जाता है। और अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य की रचना की। किसके समान? भट्टी के समान द्वाश्रय। ठीक है, द्वाश्रय की रचना की। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभु सूरी क्या थे? गुजरात के एक जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? 1252। और किसका माना जाता है? तो सोमप्रभु सूरी का माना जाता है। और वो कहाँ के थे? तो गुजरात के थे दोस्तों। और वो कैसे साधु थे? तो जैन साधु थे दोस्तों। सोमप्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, आपके टीजीटी के एग्जाम में अभी आया हुआ था। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। ठीक है दोस्तों। और यह गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य है। गद्य पद्य में अर्थात चंबुक काव्य, संस्कृत प्राकृत काव्य है दोस्तों। क्या? कुमारपाल प्रतिबोध। और उसका समय क्या है? 1241 विक्रम संवत दोस्तों। जैनाचार्य अर्थात जैन आचार्य मेरुतंग ने 1341 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं।
प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चरणों की कथा आई है। किसमें? दूहा विद्या में दोस्तों। इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है? दूहा विद्या कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, संस्कृत पाल प्राकृत में दोहा का प्रयोग नहीं होता था और अपभ्रंश से दोहा का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया दोस्तों। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। किस नाम से? प्राकृत पैंगलम नाम से। और किसने किया? तो लक्ष्मीधर ने किया दोस्तों। और कब किया? तो 14वीं शताब्दी के अंत में किया दोस्तों। कब किया? 14वीं शताब्दी के अंत में किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जलज, जलजल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। ठीक है, इन कवियों की रचनाओं को उन्होंने प्राकृत पैंगलम में संकलित किया दोस्तों। प्राकृत पैंगलम जो है, यह आपका प्राकृत पैंगलम जो है प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। ठीक है, प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना किसमें की गई? तो प्राकृत पैंगलम में की गई दोस्तों। प्राकृत पैंगलम जो है, यह इसके रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं दोस्तों। कौन है? लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है दोस्तों। प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? तो प्राकृत पैंगलम को कहा जाता है दोस्तों। प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखा? तो बंशीधर नामक विद्वान ने लिखा दोस्तों। टीका बंशीधर ने लिखा। और सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। कौन थे? सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे दोस्तों। और सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह किया। ठीक है, किस नाम से किया? सारंगधर पद्धति के नाम से। और किसने किया? तो सारंगधर ने किया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया। क्या दिया गया? साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो के रचनाकार किसे बताया? सारंगधर को बताया दोस्तों। किसने बताया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया। राहुल संस्कृत ने जलजल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। ठीक है, किसका? हमीर रासो का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, हमीर तथा अमीर का विकृत रूप है। हमीर तथा अमीर का विकृत रूप है और जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। किसने कहा? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद सारंगधर कवि हुए। सारंगधर कवि हुए किसके? चंद के औलाद। ठीक है, और हमीर गैरा और हमीर का विभाषा बनाया। किसे बनाया? सारंगधर ने दोस्तों। सारंगधर सारंग पद्धति संस्कृत भाषा में पदकोश है। किस सारंगधर पद्धति को किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। और यह एक पदकोश है दोस्तों। किंतु बीच बीच में देश भाषा का भी प्रयोग किया गया। किसमें? सारंगधर पद्धति में। श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में सारंग पद्धति में श्रीकंठ कवि का संग्रहित यह श्लोक है। ठीक है, नूनम बादलम छाई खे परश्री निश्राण शब्द खर शत्रुपाणी लुटाली तोड़ हसीनौ एवं भड़तंत्यु दभटा झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्ल देवम विभू। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं दोस्तों। किसने कहा? कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर को। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया दोस्तों। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा सिद्ध साहित्य से संबंधित दोस्तों, ठीक है। आदिकाल में सिद्ध साहित्य से संबंधित वीडियो मिलेगा। यहाँ आपको ऐसी तैयारी कराई जाएगी जिससे आपका एक भी टॉपिक छूटने ना पाए दोस्तों, ठीक है। जो पढ़िए वो आपका ऑथेंटिक और सही हो, जिससे आपके प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, समस्या ना हो और उलझन में आप लोग ना रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।